दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द चार्ज अगेंस्ट तेनालीराम हैड प्रूव्ड रॉन्ग एंड पीस ट्रीटी वर्कड आउट बाय हिम हैड अर्नड हिम हाई प्लेस इन कोर्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रूव का मतलब होता है साबित होना, थर्ड फॉर्म में प्रूव। तो क्या अर्थ हुआ? द चार्ज अगेंस्ट तेनालीराम। और चार्ज का मतलब होता है आरोप, मतलब जो आरोप था अगेंस्ट तेनालीराम, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, जो आरोप था तेनालीराम के विरुद्ध, हैड प्रूव्ड रॉन्ग, वो गलत साबित हो चुका था। एंड पीस ट्रीटी। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। पीस ट्रीटी का मतलब होता है शांति समझौता। और जो शांति समझौता था, वर्कड आउट बाय हिम, जो उनके द्वारा सुझाया गया था, जो उनके द्वारा तैयार किया गया था, हैड अर्नड हिम हाई प्लेस, उसने उनको एक ऊंचा स्थान दिलवाया था इन कोर्ट, दरबार में। आगे देखिए, बट कंस्पिरेसीज अगेंस्ट हिम कंटिन्यूड। कंस्पिरेसी का मतलब साजिश, और ये कंस्पिरेसीज है प्लूरल नाउन, मतलब कि साजिशें, लेकिन जो उनके खिलाफ षड्यंत्र थे, साजिशें थीं, अगेंस्ट हिम कंटिन्यूड, उनके खिलाफ जो साजिशें थीं, षड्यंत्र थे, वो जारी थे। आगे देखिए, वंस अगेन, फिर दोबारा, ड्यू टू सम रीज़न। ड्यू टू सम रीज़न मतलब किसी कारण से, किसी वजह से, तेनालीराम कुड नॉट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर ए फ्यू डेज। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर एक बार कुछ कारणों से या कुछ कारण के किसी वजह से जो तेनालीराम थे, कुड नॉट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर ए फ्यू डेज, वो कुछ दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हो सके। आ कोर्टियर सैड टू द किंग। एक दरबारी ने राजा से कहा, योर हाइनेस, मतलब कि महाराज, देयर आर रूमर्स राइफ इन द पब्लिक दैट तेनालीराम इज़ टेकिंग ब्राइब्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ब्राइब का मतलब था रिश्वत, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, यहाँ पर इसके साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि अ कोर्टियर सेड टू द किंग, मतलब एक दरबारी ने राजा से कहा, योर हाइनेस, महाराज, देयर आर रूमर्स राइफ, मतलब कि कुछ इस तरह की रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, इन द पब्लिक, पब्लिक में, जनता में, कि तेनालीराम इज़ टेकिंग ब्राइब्स, की जो तेनालीराम है वो रिश्वत ले रहे हैं। पीपल आर विस्परिंग अबाउट इट। और दोस्तों, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। जो लोग हैं, पीपल आर विस्परिंग अबाउट इट, लोग इस बारे में फुसफुसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आई थॉट इट फिट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। और दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा? आई थॉट, मुझे लगा कि, आई थॉट इट फिट टू ब्रिंग इट योर नोटिस, मतलब मुझे लगा कि इसे आपके नोटिस में लाना, मतलब आपके ध्यान में लाना ज़रूरी है। ब्रिंग मतलब लाना। चलिए आगे देखिए, सम अदर कोर्टियर्स मेड सिमिलर चार्जेस अगेंस्ट तेनालीराम। क्या अर्थ हुआ? जो सम अदर कोर्टियर्स, जो अन्य दरबारी थे, मेड सिमिलर चार्जेस, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। और दोस्तों, मेक चार्ज का मतलब था आरोप लगाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ अलग दूसरे जो दरबारी थे, उन्होंने भी मेड सिमिलर चार्जेस, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए अगेंस्ट तेनालीराम, तेनालीराम के खिलाफ। द किंग डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। और ये जो वाक्य है, ये दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
डिसाइड मतलब निर्णय करना, फैसला करना। और दोस्तों यहाँ दूसरी वर्ब का भी यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच करना। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट मतलब राजा ने जांच करने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वन डे द किंग क्वेश्चनड हिम इन द कोर्ट। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। वन डे मतलब कि एक दिन, द किंग क्वेश्चनड हिम इन द कोर्ट, एक दिन राजा ने उनसे दरबार में सवाल किया, प्रश्न किया। आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट यू। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो आपको हैव का यूज़ करना है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ हैज़ का प्रयोग आपको करना है, साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इस और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट यू, मतलब मुझे आपके खिलाफ करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। व्हाट डू यू से, आपका क्या कहना है? आगे देखिए। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद ब्राइब्स और करप्शन। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद ब्राइब्स और करप्शन, मतलब मेरा कोई रिश्वत या भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। द कंप्लेंट्स आर बेसलेस। दोस्तों बेसलेस का मतलब होता है निराधार, और ये एक एडजेक्टिव है या इसको आधारहीन भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? द कंप्लेंट्स आर बेसलेस, जो शिकायतें हैं वो निराधार हैं, आधारहीन हैं। देयर हैज़ गॉट टू बी सम बेस फॉर सो मैनी पीपल टू से दैट यू आर टेकिंग ब्राइब्स। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि देयर हैज़ गॉट टू बी सम बेस, मतलब ज़रूर मतलब कोई ना कोई इसके अंदर बेस है, आधार है। फॉर सो मैनी पीपल टू से, इसलिए इतने सारे लोग जो हैं वो कहते हैं फॉर सो मैनी पीपल टू से दैट यू आर टेकिंग ब्राइब्स, कि आप रिश्वत ले रहे हो। यू मस्ट गिव प्रूफ, आपको अवश्य ही सबूत देना होगा। और दोस्तों मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में अवश्य का यूज़ करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? यू मस्ट गिव प्रूफ ऑफ योर इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोषिता। तो उन्होंने क्या कहा? यू मस्ट गिव प्रूफ ऑफ योर इनोसेंस, मतलब आप अपने निर्दोष होने का, निर्दोषित होने का सबूत दीजिए। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। और या रिज़ाइन, या फिर आप रिज़ाइन कर दीजिए। रिज़ाइन का मतलब होता है त्यागपत्र दे देना। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम रियलाइज्ड दैट द किंग वॉज अंडर प्रेशर टू एक्ट अगेंस्ट हिम। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, सेकंड फॉर्म में रियलाइज़। तेनालीराम को एहसास हुआ कि द किंग वॉज अंडर प्रेशर, कि जो राजा हैं वो अंडर प्रेशर है, मतलब कि वो किसी दबाव में है। टू एक्ट अगेंस्ट हिम, कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो किसी दबाव में हैं। द बैकबाइटर्स इन द कोर्ट वर हैप्पी। बैकबाइटर का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगलखोर थे दरबार में वो खुश थे। तेनालीराम बोर्ड एंड डिपार्टेड फ्रॉम द कोर्ट। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। बो का मतलब होता है सर झुकाना, सेकंड फॉर्म में बोर्ड। और डिपार्ट का मतलब होता है रवाना हो जाना, चले जाना। तो क्या अर्थ हुआ? तेनालीराम बोर्ड एंड डिपार्टेड फ्रॉम द कोर्ट, मतलब तेनालीराम ने सर झुकाया, वो झुके, और डिपार्टेड फ्रॉम द कोर्ट, और वो कोर्ट से मतलब कि दरबार से चले गए, रवाना हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनालीराम डिड नॉट कम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द नेक्स्ट डे तेनालीराम डिड नॉट कम टू द कोर्ट। अगले दिन तेनालीराम दरबार नहीं आए। हिज सर्वेंट ब्रॉट अ लेटर फॉर द किंग। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ये सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, BROUGHT। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हिज सर्वेंट ब्रॉट अ लेटर फॉर द किंग, मतलब उनका नौकर राजा के लिए एक पत्र लाया।
द लेटर सेड, द लेटर रीड, और लेटर में ये लिखा था। चलिए आगे देखिए क्या लिखा था, अब हमें पता लगेगा लेटर में क्या था। माई सैल्यूटेशंस टू द किंग। सैल्यूटेशंस का मतलब था अभिवादन, मतलब मेरा राजा के प्रति अभिवादन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट मतलब कि निर्दोष होने के बावजूद। आई वॉज ह्यूमिलिएटेड इन द कोर्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये कि आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इस तरह के वर्ड मीनिंग कम देखने को मिलते हैं। HUMILIATE, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को किसी को जलील करना या किसी का अनादर करना, उसे ह्यूमिलिएट कहा जाता है, और ये थर्ड फॉर्म है ह्यूमिलिएटेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट आई वॉज ह्यूमिलिएटेड इन द कोर्ट, मतलब निर्दोष होने के बावजूद मेरा दरबार में अनादर किया गया, मतलब मुझे जलील किया गया। माई फ्रेंड कोर्टियर्स रिमेंड साइलेंट, और जो मेरे दरबारी दोस्त हैं रिमेंड साइलेंट। और दोस्तों रिमेन का यूज़ मैंने कल की कहानी में भी आपको समझाया था। रिमेन का यूज़ जब करते हैं जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां एडजेक्टिव या नाउन को दिखाते हैं, जहां पर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष अवस्था में बना रहा, तो वहाँ रिमेन का यूज़ किया जाता है। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए रिमेन की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो आगे देखिए क्या मतलब हुआ, माई फ्रेंड कोर्टियर्स रिमेंड साइलेंट एट द बेसलेस चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट मी। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि मेरे दरबारी दोस्त खामोश रहे एट द बेसलेस चार्जेस, मतलब इन निराधार आरोपों पर, लेवल्ड अगेंस्ट मी, जिन्हें मेरे खिलाफ लगाया गया, जिन्हें मुझ पर लगाया गया, उस बात पर जो मेरे दरबारी साथी हैं, दरबारी दोस्त हैं, वो खामोश रहे। इट इज़ टू पेनफुल, ये बहुत इट इज़ टू पेनफुल मतलब ये बहुत दर्द देने वाला है, फॉर मी, मेरे लिए, टू लिव विद, इसके साथ जीना, सो इसलिए, आई हैव डिसाइडेड टू टेक माई लाइफ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया और साथ में एक और वर्ब को जोड़ा गया है। तो आगे क्या था, आई हैव डिसाइडेड टू टेक माई लाइफ, मतलब मैंने अपने जीवन को लेने का फैसला किया है। बाय ड्राउनिंग माई सेल्फ, अपने आप को डुबोकर, इन द रिवर, नदी में, अपने आप को नदी में डुबोकर। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, ड्राउन मतलब होता है डूबना, डुबाना। आई प्रे फॉर योर ग्लोरी, और मैं आपकी महिमा के लिए प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एंड थैंक यू, और आपका धन्यवाद देता हूँ। फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए। एंड लव, और आपके स्नेह के लिए। टू मी, मेरे प्रति। गुड बाय, अलविदा। योर फेथफुल सर्वेंट, मतलब आपका आज्ञाकारी नौकर तेनालीराम। तो दोस्तों इस तरह से ये उनका पत्र था। चलिए आगे देखिए, द किंग वॉज शॉक्ड, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, स्तब्ध थे। इस शॉक मतलब स्तब्ध हो जाना, हैरान हो जाना। ही मोन्ड, मोन्ड का मतलब था मातम करना, सेकंड फॉर्म में मोन्ड। ही मोन्ड मतलब उन्होंने मातम किया। आई शुड नॉट हैव लिसन्ड टू द बैकबाइटर्स। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है मैं चाहूँगा आप इस पर ध्यान दें और आप इसे समझ भी लें। देखिए शुड का यूज़ वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। और यदि सलाह पास्ट में हो तो शुड के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर शुड के साथ हैव है, साथ में थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये जो वाक्य है ये पास्ट का है, यहाँ पर सलाह को दर्शाया जा रहा है और ये पास्ट में, और ये यहाँ ये नेगेटिव का वाक्य है, इसलिए शुड के साथ नॉट का भी यूज़ किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही मोर्न मतलब उन्होंने मातम किया, मतलब उन्होंने गम किया। और क्या सोचा उन्होंने, आई शुड नॉट हैव लिसन्ड टू द बैकबाइटर्स, मतलब मुझे चुगलखोरों की बात को नहीं सुनना चाहिए था। ओ गॉड, ओ ईश्वर। तेनाली वॉज ए जैम, तेनालीराम तेनाली वॉज ए जैम, तेनाली एक रत्न था। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। अ कोर्टियर स्पोक, एक जो दरबारी था वो बोला। यू आर राइट ओ किंग, मतलब राजा आप सही हो। ही वॉज ट्रूथफुल, वह सच्चा था। ऑनेस्ट, ईमानदार था। वाइज, समझदार। एंड वेरी टैलेंटेड, और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली। ही वॉज फ्रेंडली टू ऑल, और वो सभी के साथ दोस्त था, मतलब कि मित्र वाला था, मित्रता वाला था। सून, जल्दी ही। एवरीवन वॉज सिंगिंग प्रेजेस ऑफ तेनालीराम, और जल्दी ही हर कोई मतलब कि तेनालीराम की
प्रेज में, प्रशंसा में गा रहा था, मतलब कि तारीफ गा रहा था। दे इंक्लूडेड द बैकबाइटर्स, और दे का मतलब वे लोग, दे इंक्लूडेड द बैकबाइटर्स, और उनके अंदर जो चुगलखोर थे वो भी इंक्लूड थे, मतलब कि शामिल थे। आगे देखिए, द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, जो राजा थे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, लेट अस मेक सिटिंग इन अ कॉन्डोलेंस मीटिंग, चलो आओ हम एक सिटिंग करें, मतलब बैठक करें, इन कॉन्डोलेंस मीटिंग। कॉन्डोलेंस मीटिंग का मतलब होता है श्रद्धांजलि सभा के लिए। इन द कोर्ट, इन मेमोरी ऑफ तेनालीराम, तेनालीराम की याद में। प्रेजिंग हिज क्वालिटीज़ विल बी ट्रू ट्रिब्यूट टू हिम, प्रेजिंग हिज क्वालिटीज़ मतलब उनके गुणों की प्रशंसा करना, विल बी ट्रू ट्रिब्यूट टू हिम, वो एक सच्ची उनके लिए वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। When the meeting was going on, जब ये जो सभा थी वो चल रही थी, a man rose, एक जो आदमी था वो खड़ा हुआ, उठा, राइज मतलब उठना, सेकंड फॉर्म में रोज, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अ मैन रोज फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स, मतलब उन देखने, स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले, मूक दर्शक, उन मूक दर्शकों में से एक आदमी उठा। ही कास्ट अवे हिज डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है छदम वेश, या कह सकते हैं वेशभूषा, ऐसा कोई भी मतलब भेष धारण करना, उसे डिस्गाइज कहा जाता है। ही कास्ट अवेज डिस्गाइज, उसने अपना जो वेश था वो उसने उतार फेंका। एंड सेड, और कहा, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, नाउ यू नो, अब आप जानते हो, दैट की आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ। ऑल द पीपल हेयर कन्फर्म माई ऑनेस्टी, और जो लोग यहाँ पर हैं, हेयर कन्फर्म वो पुष्टि करते हैं, माई ऑनेस्टी मेरी ईमानदारी की। दे लुक्ड एट द स्पीकर, और उन्होंने उन सब ने इस बोलने वाले को, स्पीकर को देखा। इट वॉज तेनालीराम, ये तेनालीराम थे। द किंग वॉज प्लीज, जो राजा थे वो खुश थे। ही सैड, उन्होंने कहा, सो यू ट्रिक्ड इवन योर एनिमीज़, तो उन्होंने क्या कहा कि आपने अपने जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उनको, उनके साथ भी आपने ट्रिक कर दिया, उनके साथ भी आपने चाल कर दी। टू प्रेज यू, अपनी प्रशंसा करने के लिए। दैट वॉज अ स्लैप ऑन देयर कलेक्टिव फेस, और ये उन सबके चेहरे पर एक थप्पड़ था, या कह सकते हैं एक तमाचा था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग थी, और आज की स्टोरी में मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी थोड़ा ट्रांसलेट करने की, और जहाँ संभव था वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।